जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे की तरफ नज़र डालते हैं। पचहत्तर साल पहले भारत और पाकिस्तान दो सोवरेन मुल्क बने, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच अमन और यूनिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। ये बेहद अनफॉर्चुनेट है। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि कश्मीर में ठीक और जस्टिफाइड तरीके से अमन कायम हो। ये तमाम बातें तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयब अर्दोगान ने ट्यूसडे को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की 77 जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए कश्मीर को सेंटर में रखकर कही हैं। तो दोस्तों, 2019 से लेकर अब यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर पर अर्दोगान का रुख मोदी सरकार को लेकर नरम होता दिख रहा है और यूएन में अर्दोगान के बयान को इस बार सबसे ठंडा बयान माना जा रहा है। और इसकी वजह है मोदी और अर्दोगान की हाल ही में हुई मुलाकात। दरअसल जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद तुर्की के राष्ट्रपति का रुख यूएन जनरल असेंबली में नरम पड़ा है। तो आपको बता दूं कि उज़्बेकिस्तान के समरकंद में पिछले हफ्ते पीएम मोदी और तुर्की के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई थी। दोस्तों, एक हफ्ता पहले ही उज़्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट से अलग हटकर नरेंद्र मोदी की तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने बायलैटरल कोऑपरेशन यानी बायलैटरल सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी रिश्तों को रिव्यू किया था। दरअसल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत मिले खास दर्जे को खत्म कर दिया था। उसके बाद से अर्दोगान कश्मीर का मुद्दा ग्लोबल मंचों पर उठाते रहे हैं, जिसके चलते लगातार दोनों मुल्कों के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा था और इंडियन मीडिया तुर्की को एंटी इंडिया मुल्क के तौर पर पेश करता रहा है। लेकिन शायद अब सियासी तमाशा कुछ बदल रहा है। वैसे दोस्तों, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही जिन मुल्कों के साथ अच्छे रिश्तों को तरजीह देते थे उसमें तुर्की भी शामिल था। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ओटोमन सुल्तान को हटाकर एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया था और नेहरू इस बात से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे कि पहली बार इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क सेक्युलर कंट्री बनने जा रहा है। नेहरू चाहते थे कि भारत भी ऐसा ही मुल्क बने। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया अमेरिका और तब के सोवियत यूनियन की अगुवाई वाले दो ग्रुप्स में बंट गई और कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ, तो तुर्की अमेरिका के खेमे में चला गया और वेस्टर्न कंट्रीज के फौजी संगठन नेटो में शामिल हो गया। इधर पाकिस्तान भी अमेरिका के खेमे में शामिल हो गया। तब भारत इससे काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि भारत कोल्ड वॉर के दौर में न्यूट्रल रहा था। उसने ना तो अमेरिकी अगुवाई वाले वेस्टर्न ताकतों का हाथ थामा, ना ही वो सोवियत यूनियन की अगुवाई वाले दूसरे गुट के झंडे तले गया। नेहरू को इस बात से बहुत अफसोस हुआ कि उनकी कोशिशों के बावजूद तुर्की अमेरिका के साथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिल गया। तो दोस्तों, जब कोल्ड वॉर के दौर में भारत और तुर्की की दूरियां बढ़ती चली गईं और तुर्की अमेरिका के करीब चला गया, तो फिर भारत भी सोवियत यूनियन वाले खेमे में जाने की कोशिश करता हुआ उसके नजदीक जाने लगा और इस दौरान दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान दोस्त बनते चले गए। तुर्की ने पाकिस्तान की फौजी मदद भी करी। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान जंगों में तुर्की ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद करी। इसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया, तो भारत और तुर्की के रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ते चले गए क्योंकि भारत ने साइप्रस का साथ दिया, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति आर्च बिशप मैकारियोस नैम नॉन अलाइंड आंदोलन के बड़े नेता थे।
इंदिरा गांधी को इस बात का काफी अफसोस हुआ कि तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने नॉन अलाइंड नेताओं के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करी। इसके बाद और भी कई इंसिडेंट्स हुए, जिसके बाद से भारत और तुर्की के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तुर्की के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कई कोशिशें करी गईं। इसकी एक बड़ी वजह थी कश्मीर का मुद्दा, जो 80 के दशक के आखिर में जोर पकड़ने लगा था। उस वक्त मुस्लिम मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन OIC ने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के हालात की पड़ताल के लिए एक ग्रुप बनाया था और तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्क इसमें काफी एक्टिव दिख रहे थे। उस वक्त भारत को लगा कि तुर्की से करीबी काम आएगी और रिश्ते बेहतर करने के इरादे से नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ने तुर्की का दौरा किया। इसी तरह तुर्की के प्रधानमंत्री रहे बुलंट येविट भी भारत आए और अहम बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान होते हुए भारत जाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि पाकिस्तान के रूलर जनरल परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेटिक सरकार का तख्ता पलटा है, इसीलिए वो सीधे भारत आए। खैर 1990 और 2001 के करीब लगने लगा था कि तुर्की अब पाकिस्तान को छोड़कर भारत के करीब आ जाएगा, लेकिन 2002 में जब अर्दोगान की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई तो सियासी तमाशा फिर बदलने लगा। कहा जाता है कि इस्लाम को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता रेचेप तैयब अर्दोगान तुर्की की उस पहचान को बदलने की कोशिश करने में लगे हुए हैं जो पहचान अतातुर्क यानी मुस्तफा जमाल पाशा ने बनाई थी। यही नहीं, वो धीरे धीरे तुर्की को मुस्लिम मुल्कों का एक नेता और रीजनल ताकत बनाने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दों को इंटरनेशनल मंच पर रखते हैं, जिसमें फिलिस्तीन और कश्मीर का मुद्दा शामिल है। अर्दोगान की हुकूमत के दौरान भी भारत और तुर्की के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिशें हुई, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। भारत और तुर्की के बीच एक और मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ी जब तुर्की में 2016-17 में बगावत हुई थी। तुर्की ने इसके लिए अमेरिका बेस्ड तुर्की के मजहबी नेता फैतुल्लाह गुलान के ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार बताया और इल्जाम लगाया कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA उनका इस्तेमाल करके तुर्की में तख्ता पलट करना चाहती है। गुलान मूवमेंट भारत में भी काफी एक्टिव रहा है और तब अर्दोगान ने भारत से उम्मीद करी थी कि वो अपने यहाँ गुलान मूवमेंट के जो भी स्कूल या ऑफिसेज हैं उन्हें बंद करवा दे, लेकिन भारत ने उनकी बात नहीं मानी। खैर, तब से कहा जाता है कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता रेचेप तैयब अर्दोगान कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाने लगे, लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने ट्यूसडे को जो UN की 77th जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए कश्मीर पर बयान दिया है, उसे एकदम नरम बयान बताया जा रहा है और इसकी वजह मोदी से उज़्बेकिस्तान के समरकंद में पिछले हफ्ते हुई मुलाकात को माना जा रहा है। तो दोस्तों, मोदी की हुकूमत के दौरान तुर्की और भारत के रिश्ते की अहम बात यह रही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने कभी भी तुर्की का दौरा नहीं किया है और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से तुर्की ने UN में लगातार मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध किया है। लेकिन पिछले हफ्ते PM मोदी और राष्ट्रपति अर्दोगान की मुलाकात उज़्बेकिस्तान में हुई थी। इस मुलाकात के बाद अर्दोगान ने UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया और वहां कश्मीर पर उनका रुख बेहद नरम रहा, जबकि अर्दोगान को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। खैर, कश्मीर पर अर्दोगान के पहले के बयानों के रिएक्शन में भारत कहता रहा है कि यह पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। भारत ने कहा था कि तुर्की को दूसरे देशों की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। 2019 में अर्दोगान ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में नाकाबंदी है। 2020 में कहा था कि कश्मीर एक जलता हुआ मुद्दा है और 370 हटाने से यह मुद्दा और पेचीदा हो गया है। 2021 में उन्होंने कहा था कि कश्मीर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन UN के प्रपोजल के तहत होना चाहिए और अब इस बार अर्दोगान ने कहा है कि कश्मीर में लास्टिंग पीस एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 2022 आते आते अर्दोगान कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मामला बताने लगे हैं,
जबकि 2020 के फरवरी के महीने में जब अर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने पाकिस्तानी संसद को एड्रेस करते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा जितना अहम पाकिस्तानियों के लिए है उतना ही तुर्की के लोगों के लिए भी है। खैर, अब जब समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अर्दोगान की मुलाकात हुई थी तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसे अनएक्सपेक्टेड बताया था। रॉयटर्स ने लिखा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कंट्रोवर्शियल कश्मीर पर अर्दोगान की टिप्पणी के चलते भारत से रिश्तों में तनाव के 2 साल बाद दोनों नेता आमने सामने आए हैं। समरकंद में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं ने अलग अलग सेक्टर्स में रिश्तों में गर्मजोशी लाने की बात करी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से गेहूं की सप्लाई में काफी दिक्कत हुई और तुर्की भारत से गेहूं खरीद रहा है। तुर्की भारत से चावल भी खरीद रहा है। फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और तब से अर्दोगान के साथ साथ मोदी भी पुतिन के कांटेक्ट में रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भारत और तुर्की के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों का ये सियासी तमाशा अपनी किस मंजिल की तरफ जा रहा है समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।